नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे आज के अगेन एक और बहुत ही शानदार वीडियो में, जो कि बेस्ड है आपके एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, एमसीक्यूज में मार्क्स या तो फुल आएंगे या तो कट जाएंगे। ठीक है, या तो 1 मार्क्स या तो 0 मार्क्स, यही सिचुएशन है। और इकोनॉमिक्स में इस चीज में भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। 19 मार्च को जो सीबीएसई का एग्जामिनेशन होने वाला है, उसकी पूरी तैयारी कराएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी निकालने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार होती है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसका आंसर होगा। हु मेजर्ड फर्स्ट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। किसने फर्स्ट बार नेशनल इनकम को मेजर किया था? तो बच्चे इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है दादा भाई नारोजी। ठीक है, व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नोन एज। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल किसका नाम है? डेप्रिसिएशन। करेक्ट। देन नेक्स्ट, ये है आपका अगला क्वेश्चन कि इसमें करेक्ट पेयर कौन सा है। आपको क्या बताना है? करेक्ट पेयर। ठीक है, क्या बताना है आपको? करेक्ट पेयर। ठीक है, कि करेक्ट पेयर कौन सा इसमें है। नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, डिफोरेस्टेशन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेसिंग इंटरमीडिएट गुड्स, ट्रांसफर इनकम कहलाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये चीज तो रॉन्ग हो गई। यूज्ड फॉर कंजम्पशन बाय कंज्यूमर, उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं? नहीं, ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन है। ठीक है। यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट, फाइनल प्रोडक्ट? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, दैट इज डिफोरेस्टेशन। ठीक है, तो ए का फर्स्ट इज द करेक्ट पेयर मैच्ड। ठीक है। नेशनल इनकम किन चीजों का सम है? ठीक है, अच्छा, नेशनल इनकम इज सम ऑफ फैक्टर इनकम एक्यूरिंग टू। फैक्टर इनकम किसकी है जिससे नेशनल इनकम बनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है रेसिडेंट्स। ठीक है, देन आगे बढ़ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा वो इस टाइप का क्वेश्चन होगा, जो हमारे नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं उनके फॉर्मूला पे बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं। सॉरी, देखिए, जो आपका ग्रॉस है, ग्रॉस से अगर आपको नेट पर जाना है, ठीक है, तो आपको डेप्रीशिएशन को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीशिएशन को ऐड करना होगा। एक चीज आप ये याद रखिए। अच्छा, इसके बाद अगर डोमेस्टिक है और आपको नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से किस पे जाना है? नेशनल पे जाना है, तो आपको एनएफआईए ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? एनएफआईए। और नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो एनएफआईए को क्या करना होगा? माइनस करना होगा दोस्तों। देन हमारे पास एमपी यानी मार्केट प्राइस और होता है फैक्टर कोस्ट। ठीक है, सो मार्केट प्राइस से फैक्टर कोस्ट अगर जाना है तो माइनस एनआईटी करना होता है, और फैक्टर कोस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना होता है तो प्लस एनआईटी करना होता है। ये बेसिक आपको याद रखना है। अब यहां पे आपको एनडीपी एफसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एनडीपी एट एफसी। ठीक है, और ऑप्शंस में आपके पास जीडीपी एट एफसी है। क्या है? जीडीपी एट एफसी। सो देखिए, नेट से ग्रॉस पर जाना है, तो नेट से ग्रॉस पर जाना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना होगा। ठीक है, बाकी डी इधर है, डी इधर है, सेम हो गया। फैक्टर कॉस्ट इधर है, फैक्टर कॉस्ट इधर है, सेम हो गया। मतलब जीडीपी जीडीपी एफसी में हमें क्या करना होगा? सॉरी, एनडीपीएफसी में हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा तो जीडीपीएफसी मिल जाएगा। बट हमें एनडीपीएफसी निकालना है तो इस डेप्रिसिएशन को इक्वल के उस साइड भेजना पड़ेगा, और ये इक्वल के उस साइड किस में जाएगा दोस्तों? माइनस में जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सो इस पे बेस भी कई सारे एमसीक्यूज आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है आपके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट टू एंश्योर व्हाट? प्राइस स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टेबल फॉरेन रिलेशन, ग्रेटर टैक्स कलेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राइस स्टेबिलिटी करना इकोनॉमी में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक का किससे डिटरमाइन किया जाएगा? कैश रिजर्व रेशो सीआरआर से, एसएलआर से, या फिर इनिशियल डिपॉजिट से, या सभी से? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी से। ठीक है,
बिकॉज सीआरआर और एसएलआर दोनों ही डिसाइड करते हैं कि कितना क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक करेगा। ठीक है, डैश इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। मनी का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज दोस्तों। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं सिखा देता हूं। देखिए, जो आपका LRR होता है, लीगल रिजर्व रेशियो जो होता है, ये आपका CRR प्लस में SLR करके बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां इस क्वेश्चन में CRR 4% है और SLR आपका 16% है, तो LRR क्या हो गया आपका 20% हो गया। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR। ठीक है, विच इज 1/20, जो कि हमारा आंसर होगा 5 के बराबर। ठीक है, 20% है ना, परसेंट तो परसेंट बाय में 100 आता, तो बाय का 100 ऊपर चले जाएगा, तो ये 100/20 हो गया, जिसको कैंसिल करने पे 5 इसमें आ जाएगा दोस्तों। कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ इंडीड deposits are made by bank are 10,000 करोड़। ठीक है, लेजिटिमेट रिजर्व रिक्वायरमेंट यानी LRR की बात कर रहा है वो। LRR आपका 40% के बराबर है, तो इनिशियल डिपॉजिट क्या होगा? तो आपको ये चीज याद रखनी है कि LRR से सबसे पहले आप मनी मल्टीप्लायर निकालोगे, तो 1/LRR करेंगे तो 1/40 आ जाएगा, और इससे ये आ जाएगा आपका 2.5। अब आपको याद रखना है इनिशियल डिपॉजिट का 2.5 टाइम्स किसके बराबर होता है? टोटल डिपॉजिट के। टोटल डिपॉजिट के, तो इसको सॉल्व करिएगा, तो आपका इनिशियल डिपॉजिट आपको निकालना है, तो 2.5 उधर साइड डिवीजन में जाएगा, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 2.5, ये आंसर हो जाएगा 4,000 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, एमपीसी के बाद में। देखिए, यहां पे आपको एमपीसी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है। सो आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, इसमें अगर आप वैल्यू पुटअप कर दोगे तो 1/1 माइनस 0.5, जो कि हो जाएगा 1/0.5, जिसको सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 2 के बराबर। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया दोस्तों। ठीक है, देखिए अब मैं आपको बता देता हूं, इसी चैप्टर से जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे एमपीसी एपीसी वाले, यानी यूनिट 3 से आपके, वो किस चीज पे बेस्ड होंगे? वो होंगे इन चीजों पे बेस्ड। बड़े ध्यान से स्क्रीन को पॉज करिए और फटाफट से इसका एक एसेस ले लीजिए। देखिए, मैं भी थोड़ा शिफ्ट हो जाता हूं तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, सभी चीजें आपको ध्यान से दिख रही होंगी यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होगा, नीचे के की वैल्यूज है और वो आपका ट्राइंगल इनकम अपॉन ट्राइंगल इन्वेस्टमेंट, यानी डेल्टा नेशनल इनकम अपॉन डेल्टा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूलाज अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसी पे बेस आपका पूरा चीजें होने वाली हैं। इनको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, एपीसी और एपीएस को दोनों को जोड़कर 1 बनता है, एमपीसी और एमपीएस को जोड़कर भी 1 बनता है। एपीसी का फॉर्मूला है कंजम्पशन अपॉन में नेशनल इनकम, और एपीसी की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, देखो सॉरी 0 से बड़ी होगी, 0 नहीं हो सकती। एपीसी कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 से बड़ी होगी एपीसी और अप टू इंफिनिटी जा सकती है। सॉरी दोस्तों, जो एपीसी की वैल्यू पे हम बात कर रहे थे, तो एपीसी की वैल्यू 0 से बड़ी और इंफिनिटी तक जा सकती है। वहीं एमपीसी क्या है? चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन नेशनल इनकम, जो कि हमेशा बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी। 0 और 1 इंक्लूडेड है यहाँ पे, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन एपीएस सेविंग अपॉन नेशनल इनकम, इसका फॉर्मूला है, ये 0 भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, और ये लेस देन 1 तक भी हो सकती है। साथ में ये 1 भी हो सकती है, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती दोस्तों। ठीक है, देन एमपीएस का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी और 0 से 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू रहेगी।
इस चीज पर एक एमसीक्यू गारंटेड आप देखेंगे अपनी बोर्ड एग्जाम्स में, तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। देन एडी का फॉर्मूला क्या होता है? एडी इज एग्रीगेट डिमांड, तो सी प्लस आई के बराबर होता है। एग्रीगेट सप्लाई आपका नेशनल इनकम के बराबर, जो कि होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर। कंजम्पशन और सेविंग दोनों का फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये आपको याद कर लेना है। और इक्विलिब्रियम लेवल पे आपका एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन प्लस सेविंग। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर थी? नेशनल इनकम के। तो यहां से हमें एक नया फॉर्मूला जनरेट हो जाता है। अब जैसे यहां कंजम्पशन दिया हुआ है, तो इसमें हम कंजम्पशन फंक्शन भी लिख सकते हैं कंजम्पशन के नीचे। और ये जो नीचे फॉर्मूले हैं, ये हैं आपके इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपने फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम इस पे क्वेश्चंस को ध्यान से समझते हैं और करते हैं। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द नेशनल इनकम अगर ऑटोनोमस कंजम्पशन 100 है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब होता है ऐसी कंजम्पशन जो कि जीरो इनकम पे हुई है। जो कि कितने इनकम पे हुई है? जीरो इनकम पे हुई है। एमपीसी की वैल्यू आपको दी है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दी है। नाउ हम अब ये जानते हैं हम अब ये जानते हैं कि यहां पे हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो इक्विलिब्रियम लेवल होगा। अब इक्विलिब्रियम लेवल में आपका ये इक्वेशन आप यूज करोगे, हर न्यूमेरिकल में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपने लिखा है नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम का नेशनल इनकम, कंजम्पशन के लिए हमने लिख दिया कंजम्पशन फंक्शन, और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट ही है। अब मैं इसमें वैल्यूज पुट अप करता हूं, तो बड़े ध्यान से देखिएगा। तो वाई की तो हमें निकालना ही है नेशनल इनकम। ऑटोनोमस कंजम्पशन मेरे पास है कितना? 100, ठीक है। फिर एमपीसी मेरे पास है 0.80, ठीक है। और वाई मुझे नहीं पता, वो तो ऐसे का ऐसा रहेगा। इन्वेस्टमेंट मुझे पता है 50 की। अब मैं इसमें इसको सॉल्व करूंगा, तो ये जो वाई वाई वाले हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। तो वाई माइनस 0.80 वाई इज इक्वल टू 150 बच जाएगा। यहां पे बच जाएगा 0.20 y इज इक्वल टू 150 है। फिर यहां पे y को मैं छोड़ दूंगा और 0.20 कहां जाएगा? डिवीजन में चले जाएगा। तो 150 अपॉन में 0.20 आ गया। और पॉइंट रिमूव करने पर 2 जीरो ऊपर चली जाएंगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और 2 से इसको जब मैं कट करूंगा तो ये 7 टाइम्स 14 और 550, 750 बार में हमारा ये आ गया आंसर, ठीक है। सो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को करने का सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई है तो वो यही फॉर्मूलाज हैं। तो इन फॉर्मूलाज को आपको बहुत अच्छे से बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना होगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सबसे अगला एमसीक्यू है, अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल रिसिप्ट। तो टैक्स जो है वो डेली का अर्न करती है सरकार, डिविडेंड जो है वो भी डेली अर्न कर सकती है, एक्सटर्नल ग्रांट भी डेली सरकार को मिल सकती हैं। लेकिन जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये एक कैपिटल रेसिप्ट होगी, ठीक है। विच ऑफ दीज मेजर्स प्राइमरी डेफिसिट एक्यूरेटली? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला पूछा है और इसका आंसर सिंपल सा है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। मेंशन डायरेक्ट टैक्स, इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा है ये आप करेंगे कमेंट, ठीक है। इस आंसर को करें कमेंट में। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो जी हाँ। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, तो जी हाँ। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी सही है। इट मींस ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट के मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं? ठीक है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों होते हैं। इट मींस इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस किन एक्टिविटीज पे डिपेंडेंट होते हैं और उनको हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन दैट आर डिपेंडेंट, ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि क्या है? डिपेंडेंट है। देखिए, ऑटोनॉमस इंडिपेंडेंट होता है और अकोमोडेटिंग क्या होता है? डिपेंडेंट ट्रांजैक्शन होते हैं। तो इसका आंसर याद रखिएगा।
गिफ्ट और ग्रांट जो होती हैं वो आपके कौन से अकाउंट में कौन सी साइड पर नोट की जाएंगी, इसके लिए आप वन शॉट देखिए फटाफट से। गवर्नमेंट बीओपी जो हमारा मैक्रो का सेकंड पार्ट 2 है, ठीक है, उसको फटाफट से देख लीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, कौन से ईयर के लिए? बिजनेस ईयर, न्यू ईयर, अकाउंटिंग ईयर या नन ऑफ दी, ऑल ऑफ दी? तो इसका करेक्ट आंसर है अकाउंटिंग ईयर के लिए। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगा? ठीक है, डिवैल्यूएशन, एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन या क्या? ठीक है, सो इसको भी आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करेंगे। प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी उसे क्या कहा जाता है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल रेट, करंट रेट? तो इसका करेक्ट आंसर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आ गए इंडियन इकोनॉमी पे हम, ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी से प्रायर टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल के आने से पहले इनमें से कौन सा सही है? इंडिया हैज इंडिपेंडेंट इकोनॉमी एंड फ्लरिशिंग मार्केट, यस। लिवलीहुड ऑफ इंडियन पीपल वाज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, यस, ये दोनों सही हैं। इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मेटलिक वर्क एंजॉयड अ वर्ल्ड वाइड मार्केट, यस, ये भी सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। Which of the following was the main reason for stagnation of agricultural sector during British rule? British rule ने ऐसा क्या ला दिया था जिससे एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं हुई? तो उसका करेक्ट आंसर है लैंड सेटलमेंट सिस्टम। पहला सेंसस कब हुआ? 1881 में हुआ। कॉटन के अलावा कौन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एडवांसमेंट देखने को मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है जूट, ठीक है। देन टिस्को कब एस्टेब्लिश किया गया भारत में? टिस्को एक स्टील इंडस्ट्री थी, ठीक है, तो ये 1907 में एस्टेब्लिश की गई। स्विस कैनाल की डेट क्या है? तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि स्विस कैनाल के थ्रू ही ब्रिटिश ने ट्रेड बहुत ही अच्छे से फैसिलिटेट किया था। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ? इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। कौन सा इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल सेक्टर को संभालता है? सेबी, नाबार्ड, एसबीआई और आरबीआई? तो इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नवरत्न है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स? तो इसका करेक्ट आंसर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। नेम द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाट। गाट एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी, उसका सक्सेसर यानी उसको किसने रिप्लेस किया? तो इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डैश मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स टू इंटेंडेड टू करेक्ट वीकनेस ऑफ बीओपी, ठीक है, बीओपी की वीकनेस को सुधारने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए कौन से मेजर्स लिए जाते हैं? द करेक्ट आंसर इज स्टेबलाइजेशन मेजर। जीएसटी कब से लागू हुआ? कमेंट बॉक्स फटाफट। चलिए आगे, प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कौन सी है? लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, यस। ब्रेन ड्रेन, ये भी यस है। राइजिंग पॉपुलेशन, ये भी यस है। तो ओवरऑल इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल सॉरी दोस्तों कौन सी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल एजुकेशन संभालती है? तो इसका करेक्ट आंसर है एआईसीटीई। कौन सा 5 ईयर प्लान ह्यूमन कैपिटल का इंपॉर्टेंस समझता है? दिस इज वीवीआईएमपी। कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट क्या होगा? तो 6 to 12 मंथ्स। देन आगे, मेन फंक्शन ऑफ नाबार्ड क्या है? तो इट इज एपेक्स फंड एजेंसी, यस, ये भी करेक्ट है। कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये भी सही है। मॉनिटर एंड इवेल्युएट रिफंडेड प्रोजेक्ट, ये भी सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मैच द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, ठीक है। लेबर सप्लाई, अच्छा देखो, जब ऐसा आ जाए तो हमें लगाना है लॉजिक। सबसे पहला मैं चारों में से डी को मार्क करूंगा, क्योंकि इसमें पूछा है रेट, और रेट में हमेशा इनटू 100 होता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो गया? सेकंड वाला हो गया। मतलब डी का सेकंड देखो किस में है, कौन से एमसीक्यू में डी का सेकंड? फर्स्ट वाले में, मतलब इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट वाला हो गया सीधे सीधे। देन लेबर फोर्स क्या होती है? तो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड होती है, ये भी चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। लेबर सप्लाई क्या होती है? तो लेबर सप्लाई का मतलब होता है मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क, नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज।
ठीक है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। देन आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फर्टिलिटी रेट इज वेरी लो इन डैश कंट्री एंड वेरी हाई इन डैश कंट्री। तो इसके लिए आपको डेटा को अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है, करेक्टली पेयर्ड कौन सा है। ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको डेटा देखना है और आंसर मार्क करना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस को आप ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यू के लिए, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।